तो साफ सी बात है, अगर कोई दिसंबर के महीने में, दिसंबर स्टार्ट ही हो गया ना, अगर कोई अपनी स्टडी को 7 से 10 आवर नहीं दे रहा है, जो वीक है बहुत ज़्यादा वो 10 घंटे, और जो ठीक ठाक है वो 7 घंटे अगर नहीं दे रहा है तो अपने आप को बर्बाद कर रहा है। 12th क्लास इतनी आसान नहीं माननी चाहिए। नहीं, टोटल स्टडी 7 घंटे टोटल। और जो बच्चे स्टडी के लिए सीरियस हैं, जिनका भविष्य स्टडी के ऊपर डिपेंड है, जिसको कोई दुकान नहीं खोलनी या पार्लर नहीं खोलना, उसके लिए स्पेशली बता देता हूं कि फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और फॉर्म सारे के सारे इसी दिसंबर में भरते हैं। तो अपने फॉर्म देख लेना आपको किस टाइप की स्टडी करनी है आगे, किसी को सीए करना है या किसी को कुछ करना है, तो वो थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और ये दिन निकल जाए, क्योंकि 12th का के बाद पहला साल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई बच्चा उसमें एक्टिव नहीं होता ना, फिर वो पराठा ही खाएगा, ये गारंटी है मेरी। कोई ये कह रहा है ना कि पहला साल में वेस्ट करके या मतलब इस दिसंबर में एडमिशन ना लेके, मतलब अप्रैल या मई में अपनी स्टडी ना स्टार्ट करके फिर कभी कर लूँगा, तो मैंने बहुत बेरोजगार घूमते के देखे हैं। दिसंबर में, जनवरी में जितने फॉर्म आ रहे हैं, आप अपनी स्टडी अपने घर वालों से बात करके या किसी से बात करके अपने फॉर्म फिल कर लो, ये बहुत ज़रूरी है, कोई नहीं बताएगा। और एक बार डेट निकल गई तो अगले साल ही भरोगे, ठीक है। किसी को सीयूईटी करना है या कुछ भी करना है, समथिंग, वो अपना डेट पे ध्यान दे लेगा, ठीक है जी। ये जी स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया, हाँ जी, चैप्टर का नाम है भैया, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और जो बच्चे लेट आते हैं, अगर टाइम पे आ जाएं, तो ये चैप्टर उनका इतना अच्छा जा सकता है। जो बच्चे क्लास में लेट आते हैं, अगर वो टाइम पे आ जाएं, तो मैं उनके 5 नंबर पक्के कर सकता हूं अगले 2 दिन में, आज की क्लास में और अगली क्लास में, ठीक है। ठीक है, चलिए, चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। चुगली बाद में करेंगे, सारी चुगलियां बाद में करेंगे हम। कोई बात नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन मत लो, जरूरत पड़ेगी मैं दे दूंगा, अभी शांत हो जाए। सुनिए भैया, मैं भी बोल लूं कुछ। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट चैप्टर का नाम है। ये आपकी 12th का सबसे आसान चैप्टर में से एक है और इसके मार्क्स बड़े फरीके होते हैं। तो इसलिए अगले 2 दिन अगर आप इस पे ध्यान दे लो, आज और अगले दिन, तो आपका लगभग आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर को करते हुए, ठीक है जी। चलिए सुनिए, क्या होता है जब भी कोई कंपनी, क्या बोला मैंने, कंपनी अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेती है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी समझा देता हूं मैं कि क्यों बनाते हैं इसको। अकाउंट्स में 2 अकाउंट होते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होती है बैलेंस शीट। कोई कंफ्यूजन? अकाउंट्स में 2 अकाउंट्स होते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वैसे अकाउंट नहीं होती, वैसे वो स्टेटमेंट होती है, बट अभी के लिए हम मान लेते हैं कि 2 अकाउंट होते हैं। सर P&L में ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी इसमें एडजस्ट होता है, तो अभी ट्रेडिंग अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो 2 बातें हुई कि कंपनी क्या क्या बनाएगी, P&L और बैलेंस शीट, ये बात समझ में आ गई।
ये प्रिपेयर करने के बाद कंपनी को करना होता है इनका एनालाइज। क्या करना होता है? एनालिसिस। एनालाइज करने के 4 टूल्स होते हैं। कितने टूल्स होते हैं? 4। एक होता है आपका, ये क्वेश्चन कई बार आता है और उस टाइम पे याद ही नहीं आता कि एनालाइज करने के कितने टूल्स होते हैं। पहले भी लिखवा चुका, दोबारा इस चैप्टर में फिर लिखवा रहा हूं। एक होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, फुल फॉर्म लिखना चाहो लिख सकते हो। दूसरा होता है रेशियो एनालिसिस, और तीसरा होता है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और चौथा होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कोई कंफ्यूजन? लिखना नहीं अभी, अभी लिखना नहीं है, पहले समझते हैं। ये सारा रिकॉर्ड भी हो रहा है और वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ये सारे नोट्स नहीं है। ये बताओ, जब आपने रेशियो एनालिसिस किया था तो सिर्फ बैलेंस शीट का किया था या P&L की भी रेशियो आई थी? नेट प्रॉफिट रेशियो ये वगैरह आई थी ना? तो मतलब क्या हुआ कि रेशियो जब एनालाइज किया था तब हमने P&L का भी किया था और बैलेंस शीट का भी किया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपने बैलेंस शीट को भी यूज किया था और P&L को भी यूज किया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी दोनों को ही यूज करोगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट आप P&L की बनाओगे और बैलेंस शीट की बनाओगे, और कॉमन साइज भी P&L की बनाओगे और बैलेंस शीट की बनाओगे। तो आपको कुल मिला के यहाँ पे 4 टॉपिक समझने हैं। कंपैरेटिव का P&L समझना है, कंपैरेटिव की बैलेंस शीट समझनी है, कॉमन साइज का P&L समझना है और कॉमन साइज की बैलेंस शीट समझनी है। कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो पहले हम ये समझ लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो अब आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए, बस शांति, लिखिए जरा। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट is a systematic process of analyzing the financial information of financial statement, analyzing the analysis of financial statement to understand the economic decision, taken for future. कुल मिला के बात यह है, एनालाइज इसलिए करते हैं ताकि हम समझ सकें कि फ्यूचर में हम डिसीजन किस प्रकार से लेंगे। ठीक है जी। इस डेफिनेशन का लगभग कभी यूज नहीं करोगे आप, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिए। सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सुनिए जरा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का एक और नाम आता है
और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का एक और नाम लिख लो, हॉरिजेंटल एनालिसिस। जी हॉरिजेंटल, हॉरिजॉन्टल जो आप मैथ में यूज करते हो, हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है जी, अभी तो बैठने दो। कंपैरेटिव का एक और नाम है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, और एक और नाम है डायनेमिक एनालिसिस। डायनेमिक एनालिसिस। एक और नाम है टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस, एक नंबर का क्वेश्चन पक्का है ये। टाइम सीरीज, टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है। आगे बढ़े। एग्जाम में जब आपसे पूछा जाए कि भैया टाइम सीरीज एनालिसिस कौन सा है, तो आप उसमें कंपैरेटिव के निशान लगा देना। साफ सुथरा हॉरिजेंटल सब कुछ भी दे रखा हो तो आप ये सारे समझ चुके हैं। हाँ ऑप्शन होंगे उसमें, ठीक है। एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा मैं बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, पेज नंबर 2.9 जल्दी निकाल लो। 2.9 पुरानी बुक, ओके कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज ए डायनेमिक एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आगे बढ़े। कोई दिक्कत है किसी को? तो कुल मिला के इस तरह का क्वेश्चन आता है। अरे वाह, निशान भी लगा लिया, रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं। आगे बढ़िए, कॉमन साइज स्टेटमेंट लिखिए आगे, सेकंड पॉइंट। नहीं, कोई जरूरत नहीं, जितना जरूरत है उतनी लिखेंगे। कॉमन साइज स्टेटमेंट के एक और नाम है, इसका नाम है वर्टिकल एनालिसिस। कोई दिक्कत है? इसके बाद इसका एक और नाम है स्टैटिक एनालिसिस। स्टैटिक बोलते हैं, स्टैटिक। ये सारे मैथ से वर्ड उठाए गए हैं, बता देता हूँ। स्टैटिक जो नॉन मैथ के स्टूडेंट है, ठीक है। हाँ बता रहे, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, सेक्शनल अरे मैंने लिख दिया, टेंशन मत ले, विद करेक्ट स्पेलिंग, ओके। चलो एक होता है, चलिए इसका क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से आएगा। अगर इसका भी देखना चाहो तो आप लोग एक बार फिर दोबारा 2.9 पेज पे आइए। बातें नहीं भैया, 2.9 पेज पे आइए दोबारा, 2.9 पेज पे वही सेम क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन
चलिए आगे बढ़ते। चैप्टर नंबर 2 से आपको इतना ही पढ़ना था, दो ही एमसीक्यू। चैप्टर नंबर 2 में आपका इसके अलावा कभी भी नहीं आएगा, ये मैं पूरा श्योरिटी से बोल रहा हूं और पूरा गारंटी के साथ बोल रहा हूं। हाँ, ये रिकॉर्ड ही हो रही है। ये 1 नंबर का आएगा, ये चैप्टर 1 नंबर का आएगा, ठीक, यही दोनों में से एक आएगा। नहीं, उसमें ये एक पॉइंट और दे सकते हैं, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एक क्वेश्चन और करा देंगे, बस उतना ही, ठीक है। चलिए जरा अब हम बात करते हैं, 2 मिनट शांति से, मेरे को एक छोटा सा काम करने दो।